खरगोश भैया, आप जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। आप मेरी माँ के पास जाना और उनको सारी बातें बता देना। मगधपुर राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। वो बलवान होने के साथ साथ थोड़ा घमंडी भी था। राजा को शिकार करना बहुत ही पसंद था। उसका एक छोटा सा बेटा भी था जिसको वो बहुत ही अधिक प्रेम करता था। महारानी, राजकुमार कहाँ है? वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं वो फिर से महल से बाहर तो नहीं चला गया? नहीं महाराज, वह यहीं बाग में खेल रहा होगा। पर आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ नहीं, बस यूं ही महारानी। राजकुमार से ना मिलने से हमारा मन घबरा जाता है। हाँ, हमें पता है महाराज। आखिर आप इतना प्रेम जो करते हैं राजकुमार को, भला मन क्यों ना घबराए आपका। रानी ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ राजकुमार आ जाता है। ये लीजिए महाराज, राजकुमार खुद आपके पास आ गए। अब जी भर के लाड प्यार कीजिए इनको। बेटा अशोक, आप यहीं आसपास खेलना, महल के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। बाहर आपको खतरा हो सकता है। पर आप तो हमेशा महल के बाहर जाते हैं, फिर आपको कोई खतरा क्यों नहीं होता है? बेटा, ये बातें तुम्हें तब समझ आएगा जब तुम बड़े हो जाओगे। अभी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ठीक है माँ, पर मैं और कितने दिनों में बड़ा हो जाऊंगा? मैं कल ही बड़ा नहीं हो सकता क्या? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आप कल ही बड़े हो जाओगे, पर पहले आपको दूध पीना होगा और बादाम भी खाना होगा। उसके बाद राजकुमार अपनी माँ के साथ दूध और बादाम खाने के लिए जाने लगता है। माँ, मैं खरगोश भैया के साथ नदी के किनारे खेलने जा रही हूँ। वहाँ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। पर बेटा, ज्यादा दूर नहीं जाना और जल्दी वापस आ जाना। जंगल में कई खतरनाक जानवर और मनुष्य जैसे शिकारी भी घूमते रहते हैं। वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप चिंता न करो माँ, मैं भी खरगोश भैया जितना तेज दौड़ लेती हूँ। अगर कोई खतरा महसूस हुआ तो हम तुरंत वहाँ से भाग जाएंगे। जंगल के जानवरों से तो बच निकलोगी, पर अगर कोई मनुष्य हुआ तो उनसे बचना मुश्किल होगा बेटा, इसलिए आसपास ही खेलना। ठीक है माँ, हम आसपास ही खेलेंगे, आप निश्चित रहो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो खरगोश भैया गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा बोलकर हिरन का बच्चा खरगोश के पास खेलने के लिए जाने लगती है। महारानी, हम शिकार पर जा रहे हैं। आप राजकुमार का ख्याल रखना, कहीं वो खेलते खेलते महल के बाहर ना चला जाए। ठीक है महाराज, पर मेरी आपसे एक विनती है। क्या महारानी? आप निश्चित होकर कहे। महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप उन मासूम और बेजुबान जानवरों का शिकार करना छोड़ दें। उन बेचारों को उनके परिवार से अलग ना करें। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं महारानी? शिकार करना एक राजा का कर्तव्य है। इससे हमारे बल और साहस का परिचय मिलता है। पर उन बेजुबान माताओं का क्या, जो अपने बच्चों को खोकर जीवन भर आंसू बहाती होंगी? अरे, वो लोग जानवर हैं महारानी, उनमें मनुष्यों जैसी भावनाएं नहीं होती। वो लोग बहुत जल्द एक दूसरे को भूल जाते हैं। राजा अपनी रानी को समझा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उनका मंत्री आ जाता है। चलिए महाराज, हम शिकार के लिए देर हो रहे हैं।
हमें अब चलना चाहिए। अब ठीक है महारानी, अब राजकुमार का ध्यान रखना, हम जल्द ही वापस आ जाएंगे। उसके बाद राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए निकल जाता है। इतना देर कहाँ थी बहन? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या बताऊं खरगोश भैया, मेरी माँ मुझे समझा रही थी कि आसपास ही खेलना है। नदी की तरफ मनुष्य जैसे शिकारी घूमते हैं, हमें उधर नहीं जाना चाहिए। अरे बहन, तुम बेकार ही डर रही हो। इस जंगल में तो शिकारी बस वो शेर ही है, और वो इस समय अपनी गुफा में घोड़े बेचकर सो रहा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा खरगोश भैया, चलो नदी की तरफ चलते हैं। उसके बाद हिरन का बच्चा और खरगोश नदी की तरफ खेलने के लिए जाने लगते हैं। अरे अब और कितनी देर यहाँ शिकार का इंतजार करें मंत्री जी, लगता है आज निराश होकर ही वापस लौटना होगा। हाँ महाराज, मुझे तो बहुत जोर से प्यास भी लगाई है, हमें अब वापस लौट ही जाना चाहिए। अरे मंत्री जी, मैं तो भूल ही गया, जानवरों को तो प्यास भी लगती है। हमें नदी की तरफ चलना चाहिए, हमें वहाँ कोई न कोई शिकार जरूर मिल जाएगा। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा, और अगर शिकार ना मिले तो हम अपना प्यास तो बुझा सकते हैं। उसके बाद राजा और मंत्री अपने शिकार की तलाश में नदी की तरफ जाने लगते हैं। हिरन की बच्ची नदी में पानी पी रही होती है, तभी एक तीर उसके कानों से होकर गुजरता है। खरगोश और हिरन की बच्ची कुछ समझ पाती उससे पहले एक दूसरा तीर जाकर हिरन के बच्चे के पैर पर लग जाता है और वह घायल होकर वहीं गिर जाता है। खरगोश भैया, आप जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आप भी मारे जाओगे। आप मेरी माँ के पास जाना और उनको सारी बातें बता देना। पर बहन, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम सब्र रखो, मैं कुछ करता हूँ। नहीं खरगोश भैया, आप जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो मनुष्य आपको भी अपना शिकार बना लेगा। जाओ भैया, जल्दी जाओ। देखा मंत्री जी, मैंने कहा था ना, हमारा शिकार नदी की तरफ ही हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ महाराज, वैसे आपने काफी दिनों के बाद किसी हिरन के बच्चे का शिकार किया है। हाँ। दूसरी तरफ खरगोश दौड़ता हुआ हिरन के पास जाता है और उसको सारी बातें बता देता है। मैंने उसे समझाया था पर उसने मेरी एक न सुनी। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना। उसके बाद हिरन उस खरगोश के साथ अपने बच्चे को बचाने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है, पर जब वह नदी के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि राजा और मंत्री उसके बच्चे को उठाकर राजमहल की तरफ ले जा रहे होते हैं। हे भगवान, अब वो लोग मेरे बच्चे के साथ क्या क्या करेंगे? कृपा कर उसकी रक्षा करना भगवान। हिरन और खरगोश उसी जंगल के एक चालाक हाथी के पास चली जाते हैं और उनको सारी बातें बता देती हैं। तुम चिंता मत करो हिरन बहन,
अगर तुम्हारी बेटी जिंदा है तो हम उसे जरूर बचा लेंगे। पर कैसे हाथी भैया, वो लोग मनुष्य हैं और वो लोग हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। हाँ, इसलिए हमें भी मनुष्य बनकर ही उनके पास जाना होगा। पर ये तो असंभव है। भला हम जानवर मनुष्य कैसे बन सकते हैं? असंभव कुछ भी नहीं है खरगोश भाई, बस अब कल सुबह होने का इंतजार करो। अगले दिन वह हाथी हिरन और खरगोश के साथ एक ऋषि के पास चले जाते हैं, जो एक बहुत ही चमत्कारी ऋषि होते हैं। बाबा, कृपा कर मेरी मदद करें। एक शिकारी राजा ने मेरे बच्चे का शिकार कर उसे अपने साथ अपना महल ले गया है। अब मैं उसे वापस कैसे लाऊं बाबा? ठीक है वत्स, मैं अभी अपनी शक्तियों से तुम्हारे बच्चे को सही सलामत यहाँ पर लाता हूँ। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। ऐसा करने पर हिरन का बच्चा तो हमारे पास आ जाएगा, पर वो राजा कोई सबक नहीं सीखेगा। हाँ बाबा, वो राजा फिर से शिकार करने जंगल आ जाएगा और फिर से किसी निर्दोष बच्चे को उसके माँ से अलग कर देगा। फिर मैं क्या करूँ वत्स? उस राजा को ही सबक सिखा दूं? बोलो। नहीं बाबा, उस राजा को तो हम ही सबक सिखाएंगे। बस आप हम तीनों को मनुष्य बना दे। मैं तुम्हें मनुष्य बना दूंगा, पर तुम तीनों में से कोई एक ही मनुष्य बन सकता है। ठीक है बाबा, फिर आप मुझे ही मनुष्य बना दें। उस राजा ने मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया है, उसे तो मैं ही सबक सिखाऊंगी। ठीक है हिरन, मैं तुम्हें अभी मनुष्य बनाता हूँ। उसके बाद वह ऋषि अपने लोटे से कुछ जल लेता है और उस हिरन के ऊपर छिड़क देता है, जिससे वह हिरन एक स्त्री का रूप ले लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। अब मैं उस घमंडी राजा को बताऊंगी कि आखिर अपने बच्चों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। ऐसा बोलकर स्त्री के रूप में वह हिरन राजमहल की ओर जाने लगती है। यह हिरन कितना सुंदर है पिताजी, पर इसे पिंजरे में बंद क्यों किया है? इसे बाहर निकालो ना, मैं इसके साथ खेलूंगा। नहीं बेटे, ये पिंजरे में ही ठीक है। अगर इसे बाहर निकालेंगे तो ये भाग जाएगा। पिताजी, आप मेरे लिए एक शेर का बच्चा भी पकड़ कर ला दो ना, वह मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अरे वाह, ये हुई ना बात। आप तो बहुत ही साहसी है। हम आपके लिए शेर का बच्चा जरूर पकड़ कर लाएंगे युवराज। राजा अपने बेटे से ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका मंत्री उस हिरन के साथ आ जाता है, जो एक औरत बना हुआ था। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा सही सलामत है। महाराज, ये एक लाचार औरत है और ये राजमहल में कोई काम करना चाहती है। हाँ, अच्छा तो बताइए आप कौन सा काम कर सकते हैं? जी, मैं किसी भी पशु को उनके हाव भाव को देखकर उनकी भाषा समझ सकती हूँ और उनको कुछ भी करने का आदेश भी दे सकती हूँ। क्या सच में ऐसा संभव है? अगर ऐसी बात है तो इस हिरन के बच्चे को बैठा कर दिखाइए। जब से ये हिरन की बच्ची यहाँ आई है, बैठी ही नहीं है। राजा के ऐसा बोलते ही स्त्री के रूप में वह हिरन अपने बच्चे को अपने पशु के भाषा में सब कुछ बता देती है, जिसके बाद वह हिरन का बच्चा खुश होकर तुरंत ही बैठ जाती है। अरे, ये तो कमाल कर दिया आपने। हम आपको अपने राजकुमार को खिलाने और खुश रखने का काम सौंपते हैं, क्या आप राजी हैं?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप राजकुमार को लेकर कमरे में जाइए। और मंत्री जी, कल हमें शेर के बच्चे का शिकार करने जाना है, ये युवराज की फरमाइश है। ठीक है महाराज, मैं आज ही पूरी तैयारी कर लूंगा। अगले दिन जब राजा शिकार पर जाने के लिए तैयार होता है, तब रानी उनके पास आती है और कहती है, महाराज आज आप कृपा कर शिकार पर ना जाएं, मेरा दिल घबरा रहा है। अभी मैं और युवराज मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। शिकार पर आप कल चले जाना। नहीं महारानी, आज तो हमारा मन शिकार पर जाने का है, हम मंदिर कभी और चले जाएंगे। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, पर शेर का शिकार सावधानी से कीजिएगा, शेर बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसकी चिंता आप ना करें महारानी, आप बस युवराज का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल महाराज, पर आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद राजा अपने मंत्री के साथ शेर का शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ रानी भी युवराज को लेकर मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए जाने लगती है। अरे मंत्री जी, इतने बड़े जंगल में हमें शेर का बच्चा कहाँ मिलेगा भाई? महाराज, शेर का बच्चा तो हमें केवल शेर की गुफा की तरफ ही मिलेगा महाराज, जो हम में से किसी ने नहीं देखा है। चलिए कुछ देर विश्राम कर लेते हैं मंत्री जी, फिर सोचेंगे हमें किस तरफ जाना चाहिए। ऐसा बोलकर राजा और मंत्री एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानी युवराज को लेकर मंदिर पूजा करने के लिए पहुंच जाती है। अरे वाह, कितना सुंदर खरगोश है, मैं इसे पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा। इधर रानी पूजा करने में व्यस्त हो जाती है और उधर छोटा राजकुमार उस खरगोश को पकड़ते पकड़ते कब जंगल पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। यहाँ मैं कहाँ आ गया? यह तो कोई जंगल लग रहा है। अब मैं वापस घर कैसे जाऊंगा? राजकुमार ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर हाथी और वह खरगोश आ जाता है। फिर वह हाथी राजकुमार से कहता है, आइए राजकुमार, आपका हमारे जंगल में स्वागत है। आप डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मुझे मेरे माँ के पास जाना है, वह मेरा इंतजार कर रही होगी। आप चिंता ना करें युवराज, हम आपके मित्र हैं। हम जल्दी आपको आपके माताजी के पास पहुंचा देंगे। अभी हमारे साथ चलिए, हम आपको हमारे मित्रों से मिलाते हैं। हाथी के ऐसा बोलने पर राजकुमार उन लोगों से डरना बंद कर देता है और उनके साथ जाने लगता है। दूसरी तरफ रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आप चिंता ना करें महारानी, मैं अभी ये खबर महाराज को देता हूँ, वो अवश्य ही युवराज को ढूंढ लेंगे। ऐसा बोलकर वह सैनिक राजा के पास जाने लगता है। राजा के पास पहुंचकर वह सैनिक राजा को सारी बातें बता देता है। हा? ये क्या कह रहे हो मूर्ख सैनिक? अगर मेरे युवराज को कुछ हुआ तो मैं पूरे राज्य को जला दूंगा। अब जल्दी से जाओ और ढूंढो मेरे राजकुमार को, जाओ। राजा के सैनिक राजकुमार को पूरे राज्य में ढूंढते हैं, पर उन लोगों को राजकुमार कहीं भी नहीं मिलता है। महाराज, आज पूरे 2 दिन बीत चुके हैं,
पर किसी को भी अभी तक राजकुमार का कोई अता पता नहीं मिल पाया है। ऐसा कीजिए, पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि जो भी युवराज को ढूंढकर मेरे पास लाएगा, हम उन्हें अपना आधा राज्य दे देंगे। राजा ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी वह हिरन औरत के रूप में वहां आ जाती है और कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज, मुझे पता है आपका युवराज कहाँ है। क्या तुम्हें पता है? इसका मतलब तुमने ही राजकुमार को अगवा किया है। हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहाँ है हमारा राजकुमार? अगर ऐसी बात है तो आपको भी जीवित रहने का कोई हक नहीं है महाराज। पहले आपने ही मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। तुम तो बस एक दासी हो हमारे लिए। नहीं महाराज, मैं आपकी दासी नहीं हूँ, मैं एक हिरन हूँ और मैंने आपको सबक सिखाने के लिए मनुष्य का रूप धारण किया है। पर एक हिरन मनुष्य का रूप कैसे ले सकती है? ये असंभव है, ये संभव नहीं है। राजा के ऐसा बोलते ही वह हिरन अपने असली रूप में आ जाती है। जब एक बच्चे को उसकी माँ से अलग किया जाता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। वह अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, फिर उसे साक्षात उस ईश्वर से ही क्यों न लड़ना पड़ जाए। पर शिकार करना तो हमारा धर्म है, इससे हमें बलवान समझा जाता है। महाराज, आप मनुष्य कब तक अपनी झूठी प्रतिष्ठा और धर्म के नाम पर हम बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाते रहेंगे? हम जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं, हम पर जरा तो रहम कीजिए। हिरन की यह बातें सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगती है और वह राजा से कहती है, महाराज, अभी भी समय है। इन बेजुबान और निर्दोष जीवों का शिकार करना बंद कर दीजिए, नहीं तो युवराज को हम हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। रानी की यह बातें सुनकर राजा डर जाता है और उसे समझ आ जाता है कि एक बच्चे को उसके परिवार से अलग करने पर कितना दर्द होता है। मुझे माफ कर दो हिरन, मैं अहंकार में आकर अंधा हो गया था, मेरी मति मारी गई थी। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो हिरन। कोई बात नहीं महाराज, पर आप एक राजा हैं, इसलिए प्रजा के साथ साथ हम निर्दोष जानवरों की भी रक्षा करना आपका कर्तव्य है, ना कि हमारा शिकार करना। हाँ हिरन, अब मैं समझ गया हूँ। अब हमारे राज्य में मैं क्या, कोई भी किसी पशु पक्षी का शिकार नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, मुझे लगता है मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा बोलकर वह हिरन अपने बच्चे को लेकर वापस अपने जंगल चली जाती है और जंगल जाकर राजा के बच्चे को भी राजा को वापस लौटा देती है। दोस्तों, सभी बेजुबान जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं, इसलिए हमें कभी भी उनकी जान नहीं लेनी चाहिए। हमें उनके फीलिंग्स को समझना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि यदि हम उनके जगह पर हों तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए सबके साथ मिलकर रहें और किसी भी पशु या पक्षी को कभी कष्ट न पहुंचाएं।